रात के करीब 2 बजे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं मजबूर होकर अपनी बहन के कमरे में गया ताकि मैं अपनी बहन को उठाकर उससे बात कर सकूं। मैं इस कमरे में आया तो हल्की सी रोशनी वाली लाइट चल रही थी। मेरी सारी बहनें सो रही थीं और फिर मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा। वह तो अपने कमरे में नहीं सो रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बड़ी बहन इतनी रात को कहाँ जा सकती है। मैं बाहर आंगन में आया। बाथरूम बाहर आंगन में बना हुआ था। बाथरूम के करीब आया तो मुझे हल्की सी फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं। मैंने बाथरूम के करीब से आकर सुना तो वह मेरी बहन की आवाज थी जो किसी को कह रही थी, जल्दी करो वरना कोई आ ना जाए। और कोई लड़का बोल रहा था, रात के 2 बजे कौन आ सकता है, तुम परेशान ना हो। मैं यह सब सुन के चौंक गया। फिर मैं बाथरूम का कोई सुराग ढूंढने लगा ताकि मैं अंदर उन दोनों को देख सकूं कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। फिर बाथरूम के रोशनदान से जब मैंने अंदर देखा तो वह दोनों एक दूसरे को सुकून दे रहे थे। वह लड़का हमारे ही मोहल्ले का था जो मेरी बड़ी बहन को सुकून दे रहा था। मुझे काफी गुस्सा भी आया और मैं परेशान भी हुआ कि क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैं वापस बाथरूम के मेन दरवाजे पर आया और मैंने हल्के से कहा, पूजा, मुझे पता है तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ कोई और भी है, और मुझे यह भी पता है कि तुम लोग अंदर क्या कर रहे हो। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि धीरे से दरवाजा खोलो और बाहर आ जाओ। घर में कोई शोर सुन के जाग न जाए, और शोर मत करना। मेरी बड़ी बहन के अंदर से आवाज आई, भाई आप गलत फहमी में हैं। मैं वॉशरूम में हूँ, आप क्यों आए हैं, जाएं। अब मैंने कहा, नहीं, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया है, ये रोहित है, वही लड़का आवारा। उसी के साथ तुम रंगरलियां मनाती रहती थी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि दरवाजा खोलो, वरना मैं मम्मी और पापा को उठाकर आ जाऊंगा। फिर पूजा ने कहा, अच्छा भाई, आपको किसी को उठाकर लाना है। मैं दरवाजा खोल रही हूँ और आप धीरे धीरे आना। पूजा ने दरवाजा खोला। वह लड़का रोहित वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मैंने कहा, खबरदार रोहित, जो तुम यहाँ से हिले भी। वह भी रुका रहा और मेरी बहन भी। फिर मैंने बहन पर झूठ मूठ का गुस्सा किया। मुझे खैर पहले ही शक था अपनी बहन पर कि शायद वह इस तरह के किसी काम में मिली हुई है, लेकिन आज मैंने रंग रंगे हाथों से देख लिया था। उसके पास मुहने का कोई चारा तो नहीं था। फिर मैंने कहा, यह कब से चल रहा था? तो दोनों ने बीच में कुछ कहा। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, तुम तो बड़ी कहती थी कि अपने पति से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, पर यह काम तो तुम बड़े शौक से कर रही हो। फिर मेरी बहन मुझसे कहने लगी, समीर, जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे माफ कर दो और यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, नहीं, आज तुम थाई हो, मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर उसने कहा, समीर, तुम क्या चाहते हो? खुदा का वास्ता है, मुझे जाने दो। मम्मी और पापा को पता चल गया कि मैं रोहित के साथ थी तो वह तो मुझे जान से ही मार डालेंगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, मेरी इज्जत रख लो। फिर मैंने कहा, अच्छा, तुम रोहित को भगाओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। शायद रोहित पहले से ही बहुत डरा हुआ था और यह सुनते ही बाहर चला गया। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी और फिर मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मैंने कहा, जो तुम यह काम इसके साथ कर रही थी, चलो बाथरूम के अंदर मेरे साथ भी करो। वह कहने लगी, नहीं भाई, मैं आपके साथ नहीं कर सकती। मैंने कहा, तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं मम्मी और पापा को उठाकर ले आऊंगा। फिर मेरी बड़ी बहन मुझसे कहने लगी, समीर, शर्म करो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम मुझसे छोटे हो। मैंने कहा, कुछ नहीं होता, इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है। वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैं तुम्हें उठाने ही आया था। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे तुम इस हालत में मिल गई हो। अब मैं नहीं जाऊंगा, खुद को बिना सुकून दिलवाए। फिर मैंने उसे हाथ से पकड़ा और बाथरूम में ले आया। उसने कहा, अच्छा रुको रुको, मेरी बात सुनो पहले। मैंने कहा, एक हाथ में फिर बात बताती रहो। उसने कहा, नहीं, पहले मेरी एक शर्त है, मैं बाद में तुम्हें पूरा पूरा सुकून दूंगी। मैंने कहा,
अच्छा बताओ, जल्दी बताओ, उसने कहा। अभी नहीं, वो मैं कल बताऊंगी। मैंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, रात नहीं गुजरेगी। उसने कहा, पक्का वादा है, कल तुम्हें जरूर सुकून पहुंचाऊंगी। लेकिन वो ना मानी और फिर मैं वापस आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अब मुझे काफी देर तक नींद नहीं आई। मैं ऐसे ही जागता रहा और अपनी बहन के बारे में सोचता रहा कि वह कब से रोहित के साथ लगी हुई है। पता नहीं और किस किस के साथ वह है। जिस चीज से मैं डरता था वही काम मेरे घर में हो रहा था। मैं ऐसी चीजों से डरता था कि मेरी बहनें या मेरी मम्मी बाहर किसी के कहने में ना आ जाएं और यह काम ना कर लें। आखिरकार वही हुआ। खैर, मेरी आंख लग गई। आज मेरी आंख सुबह 9 बजे खुली। मैं बाहर आया तो मम्मी नाश्ता बना चुकी थी। मम्मी ने कहा, समीर, आज उठने में इतनी देर क्यों करती? मैंने कहा, हाँ मम्मी, बस आंख लग गई थी। मम्मी ने कहा, अच्छा, जल्दी से नाश्ता कर लो और फिर दुकान पर जाओ। मेरी मम्मी भी मुझे बहुत खूबसूरत और हसीन लगती थी, लेकिन मैं यही सोचता था कि उनसे बात कैसे करूं। फिर मैं इसी मौके की तलाश में था कि कब वो दिन आए कि मम्मी के साथ। खैर, मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहनों के कमरे में गया। जब मैं गया तो मेरी बड़ी बहन अपने छोटे बेटे को नाश्ता करवा रही थी और मुझे देखकर मुस्कुरा भी रही थी। फिर मैंने अपनी बहन से कहा, एक बात बताओ, तुम्हारी क्या शर्त है? उसने कहा, भाई, आज दोपहर जब आप खाना खाने आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी क्या शर्त है। मैंने कहा, अच्छा। फिर मैं अपनी दुकान पर आया। दुकान पर आया तो छोटू ने दुकान खोलकर सफाई सुथरा करके बैठा हुआ था। दुकान पर बैठे हुए मुझे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिसका जिक्र मैंने किया था, एक हमारे गांव की लड़की है जिससे मैं पसंद करता हूँ। उसका नाम पूनम है और वह इस मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की है। वह सौदा लेने के बहाने मेरी दुकान पर आई और मुझसे कहा, समीर, मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आई थी। तुम्हारे पास कोई फोन है? मुझे दे दो ताकि मैं तसल्ली से तुमसे बात कर सकूं। फिर उसने कहा, दुकान पर मैं बात नहीं कर सकती। मेरे पास एक बटन वाला मोबाइल था। मैंने उसे वह मोबाइल दे दिया और कहा, जाओ, घर जाओ। फिर घर जाकर पूनम ने मुझे फोन किया। उसने कहा, समीर, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, तो मुझसे मिलने की कोशिश करो ना, रात भर तुम्हें याद करती रहती हूँ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है, लेकिन यह गांव है, यहाँ कोई होटल वगैरह तो मिलते नहीं कि हम वहां जाकर मिल लें। फिर पूनम ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है, अगर तुम्हें अच्छी लगे तो। मैंने कहा, क्या? बताओ। उसने कहा, मेरे घर के पीछे कपास की फसल लगी हुई है। अगर उस कपास की फसल में कोई बैठ जाए तो कोई उसे देख नहीं सकता। अगर तुम कहो तो मैं रात को वहां आऊंगी, तुम भी आ जाना। वहां हम एक दूसरे से सुकून से मिल लेंगे। मेरा दिल तो बड़ा किया कि पूनम के साथ मिलूं, क्योंकि वो खूबसूरत बहुत थी। गांव में इतनी खूबसूरत थी कि सारे लड़के उसी के पीछे होते थे। लेकिन मैं डर रहा था कि अगर मैं पूनम के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया तो ये गांव वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, और मेरा ध्यान दूसरी ओर भी था, मेरी बहन की तरफ। फिर मैंने पूनम से कहा, पूनम, वह जगह ठीक नहीं है, हम वहां नहीं मिल सकते, कोई और जगह सोचो। उसने कहा, प्लीज समीर, आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और हाँ, घर वाले मेरा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी शादी कर दे। तुम अपनी मम्मी पापा से बात करो, मेरे घर रिश्ता भिजवाओ। मैं पूनम से प्यार तो करता था, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ करना चाहता था। फिर मैंने कहा, पूनम, अभी तो मैं इतना अच्छा कमाता भी नहीं हूँ। तुम्हारे सामने की बात है, मेरी छोटी सी दुकान है, इससे बस मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर तुम्हारे घर रिश्ता जरूर भेजूंगा। फिर पूनम कहने लगी, तब भी जब मैं किसी और के घर चली जाऊंगी? मुझे कोई जरूरत नहीं है इतनी दौलत की। जिस हाल में भी तुम रखोगे, मैं उसी हाल में तुम्हारे साथ राजी हूँ समीर। खुदा के लिए मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। हालात कुछ मेरे भी ऐसे ही थी। पूनम से शायद मैं सच्ची प्यार करता था। दिल तो मेरा भी चाहता था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं ना करूं
मैंने देखा है कि जो जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और फिर कमाने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता है, उनकी औरतें यहाँ अकेले किसी और के साथ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अब तक शादी नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो मैं अपनी बीवी को सारी जिंदगी हमेशा अपने साथ ही रखूंगा। ये मैंने सोचा हुआ था। बड़ी मुश्किल से पूनम को मैंने समझाया। मैंने कहा, अभी कुछ सब्र करो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, फिर तुमसे जरूर शादी करूंगा। पूनम कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम रात को इस फसल में आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने कहा, पूनम आज तो नहीं, हाँ मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। उसने कहा, अच्छा समीर, तुम्हारे पास कोई छोटी सी तस्वीर होगी? मैं उसे हमेशा अपने सीने से लगाकर रखूंगी। जब भी तुम्हारी याद आया करेगी मैं उसे देखा करूंगी। मैंने कहा, अच्छा कल जाऊंगा या आज किसी भी टाइम जाऊंगा। पासपोर्ट साइज तस्वीर बनवा कर आऊंगा और मेरी दुकान पर आ जाना, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। फिर उसने कहा, अच्छा ये मोबाइल लेने के लिए इस छोटू को भेजो जो तुमने दुकान पर रखा हुआ है। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने छोटू को भेजा। मैंने इस छोटू को कहा, जाओ और वह मोबाइल लेकर आओ। वह मोबाइल लेकर आया। कब दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैंने कहा, छोटे आज तुम घर जाने मत जाना, मैं खुद ही घर जाकर खाना खाऊंगा। उसने कहा, अच्छा ठीक है। अब दोपहर का 1 बज रहा था। मैं खाने के बहाने घर चला गया। घर आया तो मम्मी अभी तक खाना नहीं बना पाई थी। उन्होंने कहा, समीर आज तुम खाना लेने घर आए हो, इसके लिए छोटू को भेज देते। मैंने कहा, हाँ वह छोटू जरा काम में बिजी था, इसलिए मैं खुद आया हूँ। उन्होंने कहा, अभी तो खाना नहीं बनाया, अच्छा तुम बैठ जाओ। फिर मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मेरी 2 छोटी बहनें शायद किसी के घर गई हुई थीं, वह भी नहीं थी। मेरी बड़ी बहन अकेले बैठी हुई थी। मैंने पूछा, हाँ क्या शर्त है तुम्हारी, तुमने बताया ही नहीं। उसने कहा, भाई मैं एक बंदे को पसंद करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, रोहित को। उसने कहा, नहीं रोहित को नहीं, वह कोई और है। फिर मैंने कहा, पूजा तुम रात रोहित के साथ यह काम क्यों करवा रही थी, अगर उसे पसंद नहीं करती? उसने कहा, भाई वह तो मेरी जरूरत पूरी करता है, मैं उससे मना भी नहीं कर पाई, इसलिए। फिर मैंने कहा, पूजा यह गलत बात है, अगर तुम उसे प्यार नहीं करती तो उसे अपने करीब क्यों आने दिया? उसने कहा, छोड़ो भाई, मैं इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें यह बता रही थी कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा, तुम मुझे क्यों बता रही हो, तुम ये बात मम्मी और पापा को बताओ। उसने कहा, मम्मी पापा यह बात मानेंगे नहीं, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने कहा, कौन है वह? हमारे घर के सामने वाली जगह पर एक घर बन रहा था, उसमें शायद मजदूर काम कर रहे थे। एक लड़का उसमें था जो दिखने में स्मार्ट और खूबसूरत सा था। मेरी बहन ने कहा, उस लड़के को मैं पसंद करती हूँ, वो भी मुझसे रात को मिलने आता है, पिछली रात भी वो आया था। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरे घर में चल क्या रहा है। मैंने कहा, अच्छा। फिर उसने कहा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो लड़का बहुत गरीब घर का है। तो मेरे मम्मी और पापा तो मानने के लिए बिल्कुल नहीं होंगे, इसलिए तुम मम्मी और पापा से बात करो, मेरी शादी इस लड़के से करवा दो, मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, पूजा खबरदार, तुम यह सोच भी कैसे सकती हो? उसने कहा, भाई आप मेरा यह काम कर दें, आप यकीन करें, जो आपको सुकून दूंगी वह सारी जिंदगी याद रखेंगे। जिस अंदाज से उसने बोला था, मैं उसको मना ना कर पाया। मैंने कहा, अच्छा मैं बात करता हूँ। उसने कहा, नहीं भाई पहले बात करो, बाद में तुम्हारा काम करूंगी। मैंने कहा, नहीं पूजा, ये काम बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, प्लीज आज रात मुझे सुकून दे दो। उसने कहा, नहीं भाई, आज रात तो मैंने उस लड़के से वादा किया हुआ है, मैं उसको मिलूंगी और उसको मैं सुकून दूंगी, आज मुश्किल है। मैंने कहा, पूजा क्या हो गया है तुम्हें, ये मुझसे कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। उसने कहा,
हाँ, बड़े भाई हो और अब मेरे सारे राज भी जान गए हो, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैंने फिर कहा, अच्छा पूजा, कोई बात नहीं, इसको आज मना कर दो। आज तुम मुझे सुकून दो। पहले थोड़ा सा दो, एक हद तक दो, लेकिन आज दे दो। फिर मैं कल तुम्हारे सामने मम्मी और पापा से बात करूंगा, लेकिन तरीके से। हम डायरेक्ट ये नहीं बोलेंगे कि फलां लड़का है। मैं मम्मी और पापा को बिठाऊंगा और उनसे कहूंगा कि आप मेरी बड़ी बहन की शादी कर दें, और फिर मैं किसी अच्छे तरीके से चक्कर चलाऊंगा ताकि तुम्हारी शादी उस पठान से हो जाए। मेरी बहन ने कहा, हाँ, ये काम कर दो, पूरी जिंदगी तुम्हें सुकून देती रहूंगी। मैंने कहा, आज रात मेरे कमरे में आना, तुम्हारे साथ तो मेरी दूसरी बहनें भी सो रही होती हैं, इसलिए मैं तो यहाँ नहीं आ सकता, तुम आ जाना। उसने कहा, आज नहीं, कल आऊंगी। मैंने कहा, नहीं, आज तुमने हर हाल में आना है, वरना मैं आज तुमसे उस लड़के को नहीं मिलने दूंगा, सारी रात जागता रहूंगा। उसने कहा, अच्छा, रात को 1 बजे तुम्हारे पास आऊंगी, 20 मिनट तुम्हारे साथ रहूंगी, और फिर 2 बजे वह लड़का आएगा, फिर मैं उससे थोड़ी देर में मिलूंगी। मैंने कहा, अच्छा, ठीक है। और फिर वो चली गई। खाना खाकर मैं अपने कमर चला गया और सोचना लगा कि कब मेरी बहन मेरे कमरे में आएगी। रात के करीब 1 बजे मेरी बहन मेरे कमरे में आ गई। मैंने कमरे का दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था। फिर मेरी बहन ने मुझे वो सुकून दिया जिसके लिए मैं कब से तड़प रहा था। करीब आधे घंटे बाद वो बाहर चली गई उस लड़के से मिलने के लिए। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। फिर जैसे तैसे करके मैंने अपने माँ पापा को भी पूजा की शादी के लिए मना लिया। फिर पूजा की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। फिर जब कभी वो घर आती तो हम दोनों साथ में समय बिताते, और कभी कभी मेरा मन करता तो मैं उसे मिलने चला जाता था। फिर कुछ महीनों बाद मैंने एक बड़ी सी दुकान खोल ली जिससे घर का खर्चा कम हो गया। और फिर मैंने पूनम के घर वालों से बात करके उससे शादी कर ली, और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी 30 साल की कुंवारी दीदी कई सालों बाद घर आई थी। शादी में रुचि न होने पर पापा से बहस करके नौकरी करने दूसरे शहर चली गई। तब से वह वहीं रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे तब दीदी बोली, तुम अभी 17 साल के हो, फिर भी तुम्हारा यह कितना बड़ा है, तुम तो बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा देखा और वहीं पर मेरा नाम अमर है और मैं 10वीं में पढ़ता हो। मेरी दीदी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। वह 30 साल की थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था, इसीलिए पापा ने दीदी को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही दीदी ने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, अमर बहुत जल्दी बड़ा हो गया। दीदी के घर आने के बाद से वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उसके साथ शेयर कर रहा था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरे हाथ से बैग ले लेने से लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल दीदी ही करती थी। मैं अब 17 साल का हो गया था और 10वीं में पढ़ता था। दीदी को घर बुलाने का एक और अहम कारण था। करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड का पता चला था। इतनी कम उम्र में ही मुझे थायराइड के कारण एंटी थायराइड इंजेक्शन लेने पड़ रही थी। मुझे एंटी थायराइड देने के लिए घर पर एक मेल नर्स आया करता था। जैसे नर्स होती है वैसे ही मेल नर्स भी होते हैं। वह लड़का हर दिन दोपहर में मुझे इंजेक्शन देने के लिए आता था। देखते देखते दीदी को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरी पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खोलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। दीदी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा ये सब दीदी से गलती से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे दीदी की कुछ ऐसी चीज मेरे सामने आने लगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस दिन मैंने पहली बार उसका वह अजीब व्यवहार देखा था, इसीलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी दीदी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 2 दिन तक दीदी के अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उसे इस बारे में बात करूंगा।
अगले दिन जब मैं स्कूल से घर आया और खाना खाते समय मैं उससे सवाल किया, तब मैंने कहा, दीदी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों भरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने दीदी से यह सवाल किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने दीदी की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उसी रात सोने के कुछ समय बाद में मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी और मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैं दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नजर दौड़ाई। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर देखी। पापा के कमरे में झांक रही थी। वह वहां क्यों झांक रही थी, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वह मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। इसीलिए दीदी के देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आ गई। वह अपनी जगह सो गई। उसका वहीं अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया था। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे जरूर समझ में आई थी कि वह मम्मी पापा के कमरे में कुछ देखती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेर दी है। दीदी अपने मम्मी पापा के कमरे में क्यों जाती है, ये जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और दीदी ही थे। दीदी मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब भी मेरी पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उससे सवाल किया, दीदी तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत तनावपूर्ण रिश्ता होता है। धीरे धीरे मुझे शादी की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरी उम्र का जोड़ीदार मिलना थोड़ा मुश्किल है। दीदी के जवाब पर मैं फिर से उससे कोई और सवाल नहीं किया। तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। मुझे इंजेक्शन देने के लिए लड़का आया। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उठाते ही मुझे तेज भूख लग गई थी। मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने दीदी से मेरे लिए मैगी बनाने को कहा। उस समय दीदी मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे दीदी वहां कुछ अलग ही रूप में अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वह खुद को शीशे में ऐसे निहार रही थी जैसे वह 18 साल की लड़की हो। दीदी का खुद को निहारना कब तक खत्म होगा, इसकी प्रतिष्ठा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी ज्यादा देख रही थी। इधर मेरी भूख भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं दीदी के कमरे में चला गया। उस समय वह वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। दीदी उस वक्त नहाने का गाउन पहने हुए थी। मुझे देखते ही उसने कहा, उठ गए अमर, तुम अच्छा अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हो? मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं वहां गया था, लेकिन दीदी तो मुझसे अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, अमर तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अब भी शादी करनी चाहिए? दीदी के इस सवाल पर मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, दीदी शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसलिए आई था क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए मैगी बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंस पड़ी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अभी भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हो। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे मैगी बनाकर दी। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि मुझे मम्मी पापा के कमरे में झांकना है, क्योंकि मुझे जाना था कि दीदी वहां क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है, प्यास लगी है, लेकिन कमरे में पानी नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। मैं यह सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि दीदी को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था
कि वह भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला। पानी पीने के चक्कर में मम्मी पापा के पास के कमरे के बाहर गया। दरवाजा थोड़ा खुला था और जब मैं अंदर झांका, मम्मी पापा एक दूसरे के साथ दिखे। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। ये सब देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मैंने दीदी को अपने कमरे से बाहर जाते नहीं देखा था, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि दीदी के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उससे अकेले में बात करनी थी। देखते देखते 3 दिन बीत गए। मेरी गर्मियों की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। ये प्लान उन्होंने सिर्फ अपने ही लिए ही बनाया था। मम्मी पापा का कहना था कि सामने मेरी 10वीं का एग्जाम है, इसीलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करो। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुई तब मम्मी पापा अपने ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद घर में मेन दीदी के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मैंने दीदी से सवाल किया। मैंने उनसे कहा, दीदी, अब तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी ना? यहाँ आने के बाद से माँ पापा को साथ में देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अमर, तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान ली। लेकिन दीदी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल छोटे नहीं हो। तुम्हारी समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक बड़ा आदमी नजर आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इस उम्र में मुझे कोई पसंद करेगा? दीदी ने फिर वही सवाल मुझसे किया था, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी का नजरिया मेरे प्रति बदल गया था। उसके बाद से दीदी ने घर में मम्मी के स्टाइलिश कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। दीदी को स्टाइलिश कपड़े में देखकर मैं उसे देखता ही रह जाता। जब स्टाइलिश कपड़े पहनकर तैयार होती तो वह खास तौर पर मेरी तारीफ करने के लिए आती। इतना ही नहीं, वह मुझसे चिपक कर फोटो भी खिंचवाती। दीदी का जो भी स्पर्श मुझे होता है, मैं कुछ अलग ही दर्शाता था। उसका एकदम से बदला हुआ अंदाज यह बता रहा था जैसे वह मुझे भी इशारे कर रही हो। खैर, एक दिन सुबह नहाने के बाद मैं जीन्स पहनी। जीन्स पहनते समय अचानक उसकी जेब गलत जगह अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं जोर जोर से मम्मी को पुकारने लगा। मम्मी तो घर पर नहीं थी, ये मैं कुछ देर के लिए भूल गया था। मेरी आवाज सुनकर मम्मी नहीं, लेकिन मेरी दीदी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उसने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ अमर? मैंने उसे सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उसने मेरे चेन को हाथ लगाया, मैं शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा, दीदी, मुझे शर्म आ रही है। जब उसने समझाते हुए कहा, अभी के लिए शर्म को अलग रखें, नहीं तो तुम हमेशा के लिए परेशानी में पड़ जाओगे। अब तुम्हारी मम्मी तो घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसे मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में उसने मुझ में परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से दीदी की नजर मुझ पर बदल गई। जब उसने मेरी मदद की तो अनजाने में उसका स्पर्श गलत जगह हो गया था। मेरी मदद करने के बाद वह मुझे एक अलग नजर से देखने लगी। उसने कहा, अमर, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से सामान्य समझ रही थी, लेकिन तुम तो 17 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हो गए थी। जो कुछ भी कह रही थी मैं सब समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद दीदी ने कहा, आज से जब तक मम्मी घर नहीं आती मैं तुम्हें नहला दिया करूंगी। मैं उसे मना कर दिया क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला था। मेरे इनकार पर दीदी ने कहा, ठीक है, नहाना तुम खुद ही करो, लेकिन नहाने के बाद तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज तुमने जो गड़बड़ की थी उससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। आज के बाद मैं तुम्हें तैयार करूंगी। उसकी बात पर मैंने सहमति दी। उस दिन हमेशा की तरह दोपहर में वह लड़का मुझे इंजेक्शन देने घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद और फिर मैं रोज की तरह सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया। हाल में आते ही मैं टीवी चालू कर दिया। टीवी की आवाज सुनकर दीदी मम्मी के कमरे से बाहर आई। शायद वह मम्मी के कमरे में आराम कर रहे थी। दोपहर में जिस तरह से दीदी तैयार हुई थी उसके मचलना कुछ अलग ही था। खैर, आज भी दीदी ने छोटे कपड़े
पहने हुए थे, उसने कहा, अमर, मैंने खास तुम्हारे लिए पानी पूरी बनाई है। रुको, मैं किचन से लेकर आती हूँ। किचन में जाते समय उसने टीवी बंद कर दें और पानी पूरी लाने के लिए किचन में चली गई। वह मुझे हाल में ही पानी पूरी खिला सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों से पानी पूरी खिलाने लगी। पानी पूरी खाते समय दीदी बार बार मेरे बालों पर हाथ फेर रही थी। वह कह रही थी, तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। तब दीदी के परफ्यूम की खुशबू मेरे कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। बराबर बात कर रही थी और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी। कुछ देर में मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं नींद से जागा तो मुझे चक्कर जैसे महसूस हो रहा था। उठते ही मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद दीदी मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, अमर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना आनंद आएगा। दीदी की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बातों पर सिर हिला दिया, क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दीदी ने कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, हम मजे करेंगे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर गया। तब दीदी ने फोन में मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इससे पहले दीदी ने कभी मेरी पसंद के गाने नहीं सुने थे। उसे डीजे के गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उस दिन उसने खुद ही मेरी पसंद के गाने लगाए। इतना ही नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस करने लगे। उसने मेरा एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा अपने कंधे पर रखा, पर मेरे साथ कपल डांस करने लगे। दीदी इतनी खुश क्यों थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दीदी मुझे खुश दिखाई देने लगी। लेकिन दोपहर में जब भी मैं सोकर उठता, मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। सोकर उठने पर वह मुझे हमेशा एक ही बात कहती, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। मैं उसे किस तरह से खुश कर रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो तकलीफ मुझे हो रही थी, वह मुझे अच्छी लगने लगी थी। शुरू में मुझे दीदी से तैयार होने में संकोच होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई। अब मैं बिना शर्माए दीदी से तैयार होने लगा। अगले कुछ दिनों में दीदी और मेरे बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा और मुझे वह सब कुछ अच्छा लगने लगा। कुछ दिन बाद मम्मी पापा घर आ गए। अचानक एक दिन मुझे बहुत चक्कर आने लगे और फिर घर वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अचानक मुझे क्या हुआ, ये मुझे भी समझ नहीं आया। जब मेरी आंखें खुली तो पता चला कि मैं लगभग 1 महीने बाद आईसीयू से बाहर आया हूँ। 1 महीने में आईसीयू में रहा और इसकी वजह जब डॉक्टरों ने मम्मी पापा को बताई तो वह भी मेरे साथ हैरान रह गए। जब मैं आईसीयू से बाहर आया तो डॉक्टर ने खुद मुझसे बातचीत की। पिछले 1 महीने में मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या नहीं, ये डॉक्टर ने मुझे विस्तार से पूछा। मेरे साथ बातचीत के बाद डॉक्टरों को मेरे दुख का पता चला। उन्होंने मम्मी पापा को बताया है कि अमर को पिछले 1 महीने से एक अजीब बीमारी हो गई है। उसने खुद की एक अलग दुनिया बना ली है, वह कल्पना में जी रहा है। डॉक्टर ने मेरे साथ साथ घर के सभी लोगों से बात की थी। डॉक्टर ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों अपने काम में व्यस्त थे, आपने खुद के लिए समय निकाला, लेकिन अपने बेटे से बातचीत सही समय पर नहीं किया। आपका बेटा खुद से बातें करता था और इस पर आपका ध्यान नहीं था। इसके बाद घर में अमर की दीदी आई। अमर ने अपनी दीदी का भी एक शख्स के प्यार में पड़ते हुए देखा। इंजेक्शन लेने के बाद वह रोज अपनी दीदी को घर आए, इंजेक्शन देने वाले लड़के के साथ देखता था। यह सब देखकर उसे लगने लगा कि प्यार केवल लड़के और लड़की के बीच होता है। इसीलिए वह खुद को उस रूप में देखने लगा। जब वह अपनी दीदी को उसके प्रेमी के साथ देखता तो वह खुद को उसी जगह पर देखता और इस दौरान वह भी गलत राह पर जाने लगा। मोबाइल में गलत चीज देखकर उसने भी गलत काम करना शुरू किया और इस वजह से वह धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसके बार बार के विचारों के कारण उसे आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ गई। अमर के साथ जो पिछले 1 महीने में हुआ, उसके लिए उसकी फैमिली जिम्मेदार है। डॉक्टर ने जो कुछ हुआ वह मम्मी पापा को बताया था और दीदी भी वहां मौजूद थी। जब दीदी के गले में मुझे मंगलसूत्र देखा, मुझे तब पता चला कि जब मैं आईसीयू में था तब मम्मी पापा ने दीदी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी थी। मेरी हालत देखकर दीदी ने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई थी, लेकिन मैं भी अपनी ही दुनिया में खो गई थी। तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हो गई थी।
तुम्हारी वजह से मेरी मुलाकात उस शख्स से हुई और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार पनप गया। मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई कि मैं कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। यह मेरी भी गलती थी। इस बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद बोलने में असमर्थ था। मुझे क्या बीमारी थी, इसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मेरी बीमारी के बारे में पता चलते ही मम्मी पापा ने उस दिन के बाद से मेरी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। तब मुझे यह समझ में आने लगा कि प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चे का भी एक प्रेम का रिश्ता होता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल कई माता पिता अपने करियर को बनाने में बिजी रहते हैं। इसी करियर की दौड़ में अनजाने में अपने बच्चों की अपेक्षा कर देते हैं। इसका उन्हें एहसास नहीं होता। अगर माता पिता खुद अपने काम में व्यस्त होंगे तो इसके परिणाम बच्चों पर पड़ने लगता है। बच्चों को गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की मानसिक बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करें। रोज उनसे बातें करें, उन्हें कभी कभी बाहर घुमाने ले जाएं। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। ये माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर और एक इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।